देखिए बेटा, ये एक इक्वेशन गिवन है और आपको एक क्वेश्चन गिवन है जो मोल के टॉपिक से रिलेटेड है। लास्ट टाइम आप लोग आए थे, मैंने बताया था कि मोल का क्वेश्चन जो है ना वो समझना नहीं है, ब्लाइंडली जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे फॉलो करोगे तो चाहे समझ कुछ भी ना आए तब भी आंसर सही आएगा, मेथड तुम्हें सही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये इशू है कि मोल समझने का मुश्किल है तो वो मसला खत्म, समझना नहीं है, बस ब्लाइंडली स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स क्या थे, वर्क फ्लो क्या था, लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको कोई ना कोई डाटा गिवन होता है, कोई ना कोई डाटा गिवन होता है, वैल्यू गिवन होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप गिवन वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में। पहला स्टेप क्या होता है, जो भी गिवन वैल्यू होती है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मोल्स में। और ये स्टेप करने के लिए आपको हमेशा क्या अप्लाई करना होता है, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला की लिस्ट में से आपको मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, जो भी गिवन डाटा होता है उसे आप किसमें कन्वर्ट करते हो, मोल में। यही चीज हमने सीखी थी लास्ट टाइम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है, वंस यू गेट द मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए, उसके बाद आप सब्सटेंस ए के मोल से सब्सटेंस बी के मोल पे जंप करते हो। क्या मतलब हुआ, अगर आप क्वेश्चन को रीड करो, क्या नाम बताया तुमने, अब्दुल रज़ाक, और आपका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है, हलीमा, अरीबा, अरीबा या अब्दुल रज़ाक। आप क्वेश्चन पे देखें तो आपको एक डाटा गिवन है SO2 के बारे में और एक रिक्वायर है SO3 के बारे में, सॉरी, एक डाटा गिवन है ऑक्सीजन के बारे में और रिक्वायरमेंट है SO3 के बारे में, ऐसे ही। तो आपको दो सब्सटेंसेस के साथ डील करना है। तो आपने जब एक का मोल निकाल लिया तो यू नीड टू जंप फ्रॉम moles of substance A to moles of substance B, and that is not done by using formula, rather it is done by something called ratio method, and this is one of the tricky step. सही, I'll tell you कि कैसे करना है। पहले वर्क फ्लो समझ लो अब्दुल रज़ाक। अरे बाप बेटा, बात नहीं करो, आगे तो वेट करो बेटा। तो गिवन चीज को आपने पहले किसमें कन्वर्ट किया, मोल में। This is the mole of substance A. Then with using the substance moles of substance A, you jump to the moles of substance B by applying something called ratio method. And once you get the moles of substance B, so once you get the moles by ratio method, simply what you need to do, जो moles तुम्हारे पास आ जाएंगे, you convert those moles into the required value, and this step is also done by using formula. ठीक है, तो किसी भी मोल के क्वेश्चन के तीन वर्किंग स्टेप्स होंगे। पहला, गिवन डाटा को किसमें कन्वर्ट करना, मोल में। दूसरा, मोल से मोल का रेशो बनाना, यानी गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान रेशो फॉर्म करना। और तीसरा, रिक्वायर्ड सब्सटेंस को, रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करना बाय यूजिंग, जी बेटा, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब इस चीज को, इस वर्क स्कीम को जल्दी से कॉपी कर लो और उसके बाद मैं इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जिन लोगों, ये ऑनलाइन बच्चों का हो गया सवाल, आपका हो गया था जी सर, कर लिया। बेटा फिजा, आंसर बताओ क्या आ रहा है। फिजा आपने कर लिया है, मानूर, समीर, ताहा, सर मैंने खत्म नहीं किया। यस आंसर बताओ, सर मैंने कर आंसर बताओ पहले। 148 ग्राम्स। 249.92 ग्राम्स यहाँ पर बच्चे आंसर बता रहे हैं मुझे। किसी का आंसर ऑनलाइन में आया है ये? जी सर, मेरा भी 249.92 आ रहा है। जी अनुषा, आपने कर सर लिया? मेरा नहीं आया सही। बेटा दोबारा से रीचेक करो। मानूर, आपका आ गया? डन डन। मानूर, मेरा भी अनाब वाला आ रहा है। अनाब वाला आ रहा है, कोई मिस्टेक की होगी आप लोगों ने। मैं अभी सॉल्यूशन बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप देखिएगा। आप लोगों ने बेटा वर्क फ्लो कॉपी कर लिया। अब इस वर्क फ्लो को अप्लाई करते हुए देखो जल्दी से, कोई चीज बच्चों ने कर लिया है तो जल्दी से आप देख लो कैसे करते हैं। वर्क फ्लो को देखते रहना, उसको यहाँ कॉपी करते रहते। सवाल अगर आप रीड करो मेरे साथ तो क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ SO3 प्रोड्यूस। आपको SO3 का क्या निकालना था, मास निकालना था। ये आपने ऐसे ही डाटा बनाना है, ऐसे ही इसको एग्जैक्टली कॉपी कर। तो SO3 के नीचे आपने एरो करके मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। फिर आगे क्या था, क्या था आगे पढ़ो, प्रोड्यूस बाय बर्निंग 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगेन 50 ग्राम, ग्राम्स में क्या चीज होती है बेटा, मास। तो आपको अब किसका मास गिवन है,
आपको ये 50 ग्राम गिवन है, आपको बताना है उससे ये कितना प्रोड्यूस होगा। इसका कोई डाटा गिवन नहीं है, इसका मतलब है इसका कोई वैल्यू नहीं है क्वेश्चन। ठीक हो गया। इसके बारे में SO2 के बारे में कोई डाटा गिवन नहीं है, आप इसको क्रॉस कर देते हो, इसका मतलब क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों के दरमियान चलेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब स्टेप 1 क्या था कि जो डाटा गिवन होता है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? मोल में। तो डाटा क्या गिवन है? मास को मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक हो गया। आप क्या करते हो? मोल इज इक्वल टू मास। मास कितना है? 50 अपॉन mr। mr किसका लोगे? O2 का। कैसे लेते हो mr? O2 लिखा आपने। अब ऑक्सीजन का AR कितना था? 16 और 2 का मतलब 16 टाइम्स 2, तो 50 डिवाइड बाय 32। द आंसर इज 1.562। ये स्टेप सबको समझ में आया? 5 स्टार। जी सर। वर्कफ्लो के हिसाब से आपने गिवन चीज को किसमें कन्वर्ट किया? मोल में, बाय यूजिंग द फार्मूला। किसी को मसला तो नहीं है? तुम ये 3 चेहरे मैं बार-बार देख नहीं पा रहा हूं, घूम जा रहे हो तुम। ये समझ में आया तीनों को? ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप क्या होता है? जिसमें आपको रेशियो क्या करना होता है? जंप करना होता है। किसके मोल से कहां पे जंप करना है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से मोल्स ऑफ SO3 पर। ठीक है। इसके लिए क्या तरीकेकार होता है? रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड में सबसे ज्यादा गलती होती है क्योंकि आप अंधे हो जाते हैं। अंधा नहीं होना है। आपने किसका रेशियो लेना है? O2 का किसके साथ? बोलो। SO3 के साथ। SO3 के साथ। अब ये नंबर यहां पर क्या है? 1 और यहां पर नंबर क्या है? 2। नंबर कहां से कॉपी किया मैंने? इक्वेशन से। तो इक्वेशन में जो नंबर्स हैं उन्हीं को कॉपी करना है। इसके आगे नंबर क्या था? 1। इसके आगे नंबर क्या था? 2। ठीक हो गया। अब इसके मोल्स निकालें। किसके? ऑक्सीजन के। ऑनलाइन वाले बच्चों को पल्ले पड़ रहा है। ऑक्सीजन के मोल्स निकालने में कितने? 1.562 रेशियो x। तो बेसिकली यूनिटरी मेथड के थ्रू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लोगे? x। एंड x क्या होगा? हनी x क्या होगा? SO3 के मोल्स होंगे। ठीक हो गया। तो कितना आ रहा है? 3.124। यही आंसर है सबका। ये आ गए मोल्स। स्टेप 2 पूरा हो गया। तो रजाक वर्कफ्लो का मोल टू मोल जंप हो गया। आहत भाई समझ में आ गया? मोल टू मोल जंप हो गया। ये मोल्स आ गए। लास्ट स्टेप क्या है हनी अरफान? कि मोल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रिक्वायर्ड में। रिक्वायर्ड क्या था? मास। अगेन मास बनाने के लिए फिर से ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr। मोल कितने आए हैं? 3.06 124 और mr का डिवाइड हो रहा है। इधर आगे क्या हो जाएगा? किसका mr है? SO3 का। 2 SO3 का नहीं। mr is mass of 1 mole, right? mr is mass of 1 mole। mr by definition is mass of। तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर ये 2 इसके साथ उठा लेते हैं। mr is mass of AR 1 मोल का मास होता है। तो SO3, अब SO3 की वैल्यू डालो। 3.124 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 16 टाइम्स 3 इज इक्वल टू मास। कितना आंसर आ रहा है? फाइनल आंसर बताओ। 250। 249.9 ग्राम। अनाब तुम्हारा यही आंसर आ रहा है? अब सर मेरा 250 आ रहा है, वही है। ये बात हो गई। सर मेरा ये आ रहा है। सबका आ गया 250 है। 249.9। अनोशे, अनाब, बुशरा, फिजा, मानूर, नवीद, समीर, ताहा, लिजिया, सर, बिया, यही आ तबीयत। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समझ में आया? अच्छा तुम्हें आपको नहीं था इधर आओ। तुम तो आज आए हो तो मेरे वीआईपी गेस्ट हो। तुम्हें तो मैं चुप्पा कर दूंगा। तुमसे मेरी खास मोहब्बत है। पता है कि पिछले हफ्ते से मैं पढ़ना शुरू कर दिया। ये 2 साल से कम वक्त नहीं पढ़ रहा था। पिछले हफ्ते से इसको गैरत आई, इसने पढ़ना शुरू किया। मैं बड़ा खुश हूं। मैं इंस्पायर आते ही तुम्हारी मोहब्बत में कि आज जाजिल आएगा। चलो लिखो, सवाल लिखो, अभी समझा। अब मेरे बच्चे इसी को फॉलो कर रहे हैं। तुमने कर लिया? नहीं किया? समझ में आया मेथड? चलो देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ Fe2O3। Calculate the mass of Fe2O3. Calculate the mass of Fe2O3 produced by burning
90 grams of iron, 90 grams of iron, 90 grams of iron. आपसे हुआ पिछला वाला क्वेश्चन? सही हुआ। 90 grams of iron. आयरन का AR 56 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। अब जिन बच्चों ने सीट लिया है वो शुरू कर लेंगे। मैं डाटा बना दूं पहले, आप पहले अपने स्टेप सेट कर लीजिएगा। पहले आपने 0.75 ग्राम लिया होगा, उसको मोल बनाया होगा। 0.75 को आपने डिवाइड किया होगा 122.5 से। सुनो, बोलो भाई, यही किया पहले स्टेप में? ठीक है, आपने कर लिया रिवा? क्या आंसर आ रहा था मोल का इसका? 6.12 एक्सपोनेंशियल -3। उसके बाद मोल का रेशो 1:1 ही है, ठीक है। उसका मतलब है एक्स का आंसर भी तुम्हारा यही आया होगा, 6.12 एक्सपोनेंशियल -3। और फिर तुमने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा ये वाला, मोल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अपॉन 1000। तो मोल की जगह तुमने डाला 6.12 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 400। और इस मैथ्स के क्या आंसर आ रहा है? 0.015 मोल पर dm³। डाटा फिट कर देते हैं। क्या कहा उसने? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना है और मास ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट वीक भी करा चुका हूं। इसका मास भी निकालना है, उसका मास भी निकालना है, एक साथ भी निकलेगा। पहले इसका निकलेगा फिर उसका निकलेगा। समझ में आ रही बात? एक सिंगल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए। और आपको फिर डाटा क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन है कितनी? 0.637 मोल पर dm³। और वॉल्यूम कितना है? 450 cm³। ये इथेनॉल है। इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, और इसका मास और इसका मास निकालना है। हो जाएगा? क्या तरीका है? आगे इसका क्या बनाना है? मोल। इसका बनाना है मोल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। फिर मोल आ जाएगा तो क्या होगा? इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, इस मोल का मोल से रेशो निकलेगा, फिर इसी मोल का इससे भी रेशो निकलेगा। 2 बार रेशो निकलेगा, 2 बार। एक बार रेशो में इसके मोल आएंगे, एक बार रेशो में इसके मोल आएंगे। दोनों के मोल पे मास अपॉन एमआर का फॉर्मूला लगेगा और आंसर आएगा। ठीक हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड is 25.168 ग्राम। और सर मास ऑफ ये हाइड्रोजन है, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वाटर 15.444 15.444 ग्राम। मेरे बच्चों सबको अप्रोच समझ में आ गई? मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं कि मोल का क्वेश्चन चाहे वो इक्वेशन वाला हो, विदाउट इक्वेशन हो, उसको अंडरस्टैंड करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बेसिक वर्क फ्लो समझ लेते हैं, फॉर्मूला आपके दिमाग में है, बस दैट्स इट। आपको कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि अब रेशो कैसे लेना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है। अब मैं मोल में उस क्वेश्चन की तरफ आपको ले जा रहा हूं जो मोल की कैटेगरी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या मोल की कैटेगरी का वो क्वेश्चन है कल ले जाएगा, जहां पर कंफ्यूजन हो जाती है, जहां पर बच्चा मिस्टेक करता है और उसको पता ही नहीं होता उसने मिस्टेक किया है। आप अलग से हेडिंग लगाएंगे ताकि याद रहे कि यहाँ से सर ने कुछ अलग कराया था, और वो क्वेश्चन देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसा ये है। तो यही सबसे बड़ा मसला होता है कि एग्जाम का डर है, फिर क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं होती। क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं होती कि ये वो वाला है जो सर ने कहा था बड़ा मुश्किल वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन अपेयर लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन उस नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा हिंट मौजूद है जिससे आपको पता लगता है कि नहीं भाई ये इतना नॉर्मल भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, उतना सीधा भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो हेडिंग बनाइएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल नहीं कंटिन्यूएशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, रजिस्टर की जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पूरा टॉपिक आपको आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और सबसे ज्यादा यही वाला कॉन्सेप्ट है जो जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है आप उसमें गलती कर जाते। और बात अभी आप देखोगे कि जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा
कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जिसको लिमिटिंग रिएक्टेंट ना पता हो ना वो भी सही कर ले, लेकिन वो तुक्के में सही होगा। और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हर बार उसका तुक्का ना लगे। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें कैसे सोल्यूशन करना है और इसमें गलती कैसे आपने अवॉइड करनी है। देखो भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है पहले तो उसको समझ लेते हैं। जो आपने हेडिंग लगाई, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स से अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, और ए और बी दोनों मिलकर मुझे प्रोडक्ट देते हैं सी। मेरे पास एक रिएक्टेंट क्या है ए, दूसरा रिएक्टेंट क्या है बी, और ए और बी मिलकर क्या दे रहे हैं मुझे, सी। ठीक है जी, मैंने रिएक्शन स्टार्ट कराया, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। मान लो कि दरमियान में ए खत्म हो गया, ए क्या हो गया, खत्म हो गया। तो भाई मुझे जवाब देना कि अगर ए खत्म हो गया तो क्या खाली बी से सी बन सकता है क्या? बोलो भाई, जब ए और बी दोनों होंगे तो सी बनेगा ना। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अगर दो रिएक्टेंट मेरे पास थे और दोनों रिएक्टेंट में मैंने लेट्स से इक्वल अमाउंट पे लिए, 1 किलोग्राम ऑफ ए एंड 1 किलोग्राम ऑफ बी, दोनों का रिएक्शन मैंने स्टार्ट कराया, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों इक्वल रेट से कंज्यूम हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ए ज्यादा जल्दी कंज्यूम हो रहा हो, बी स्लोली कंज्यूम हो रहा हो, या बी जो है वो रैपिडली कंज्यूम हो रहा हो और ए स्लोली कंज्यूम हो रहा हो। मेरी बात समझ आ रही? इन दैट केस कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो पहले खत्म हो जाएगा, और जो पहले खत्म हो जाएगा उसके खत्म होने के बाद रिएक्शन भले बाकी मौजूद हो, भले से in spite of the fact that all the other reactants are still there in the mixture, लेकिन रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए we needed all the reactants। तो अगर आपके पास लेट्स से 3 रिएक्टेंट्स थे और 3 रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि तीनों रिएक्टेंट का होना नेसेसरी था। तो अब समझना व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, the reactant which get consumed first during a chemical reaction। किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है और उसके कंज्यूम होने की वजह से रिएक्शन रुक जाता है। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? कि अगर मेरे पास ए बी सी 3 रिएक्टेंट्स हैं और उनमें से बी पहले खत्म हो गया, तो बी के खत्म होने से क्या होगा, पूरा रिएक्शन रुक जाएगा, भले से ए और सी अभी भी मौजूद हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं, ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए और उसके कंज्यूम हो जाने की वजह से रिएक्शन क्या हो जाए, रुक जाए। ये बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई ऑनलाइन वालों को? व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, डेफिनेशन आपके पास लिख लेना बेटा। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखना, क्या डेफिनेशन है, द रिएक्टेंट व्हिच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट, द रिएक्टेंट, यही वो केस है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में फंसाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, the reactant which get consumed first during a chemical reaction। फिजा बात समझ में आ रही है बेटा? फिजा? Yes, sir. So the reactant which get consumed first during a chemical reaction is called limiting reactant, is called limiting reactant. Full stop. The other reactants which are still there, the other reactants which are still there are called, the other reactants which are still there, भाई एक reactant खत्म हुआ ना कोई, बाकी जो बचे हुए हैं, the other reactants which are still there are called reactants in excess, are called reactants in excess, are called reactant in excess, 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 reactant in excess. And usually they settle down at the bottom of the reacting container. Usually they settle down at the bottom of the reacting container. क्या लिखा आपने? आपने लिखा मेरे बच्चे ये कि कोई केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो
बहुत सारे रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग है, ठीक है, और जब वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो बच गए पीछे वो किसी काम के नहीं है, वो एज इट इज बच जाएंगे। उसको इसलिए हमने उनको क्या कहा, रिएक्टेंट्स इन एक्सेस, और यूजुअली अगर वो सॉलिड्स हैं तो वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैंने ये जुमला लिखवा दिया क्योंकि इस एग्जाम में ऑब्जर्वेशन भी आती है कि क्या ऑब्जर्वेशन होगी, तो आप यूजुअली कहते हैं कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो बॉटम पे आपको ऑब्जर्व होगा, रिएक्टिंग कंटेनर के बॉटम पे मिलेगा। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब मेरी बात को गौर से सुनो। अभी क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली ये समझ लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जिसके खत्म होने के बाद रिएक्शन फर्दर नहीं हो सकता, प्रोडक्ट फर्दर फॉर्म नहीं होगा। तो अगर मैं आपको एक रिएक्शन का डेटा दे दूं, आपको मैं एक रिएक्शन का डेटा प्रोवाइड कर दूं, मैं बताऊं कि भाई ये रिएक्टेंट, लेट्स सपोज रिएक्टेंट ए 1 किलोग्राम है, रिएक्टेंट बी भी 1 किलोग्राम है, तो बताइए प्रोडक्ट सी कितना बनेगा। जरा मेरी जनरल एग्जांपल पे फोकस करना, और अगर समझ में आए तो यस करना, नहीं आए तो बताना। मैं एक एग्जांपल जनरली ले रहा हूँ कि रिएक्टेंट ए 1 किलोग्राम है, रिएक्टेंट बी 1 किलोग्राम है, दोनों 1 kg है, और ए और बी रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं सी। तो मुझे एक बात बताओ कि सी का फॉर्म होना ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है या ज्यादा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कि ए लिमिटिंग है, ए क्या है, लिमिटिंग है, ए पहले खत्म हो जाएगा। सपोज कर लो कि ए जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी वो पहले खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है जब ए खत्म हो जाएगा तब तो सी नहीं बनेगा। तो इस केस में, इस एग्जांपल में सी का फॉर्म होना असल में किस पे डिपेंड करेगा, ए पर, क्योंकि हमें मालूम है कि बी तो एक्सेस में बचेगा, तो उसका मास से भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होगी। मेरी बात ऑनलाइन वालों को समझ में आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम ऑफ ए एंड बी मौजूद है और उससे सी बनता है, और मैं कह रहा हूं कि ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी ए पहले खत्म होगा, तो आप सब इस बात पे एग्री करते हो कि ए के खत्म होने के बाद बी भले से बच जाए, सी फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब है सी का फॉर्म होना असल में किस पे डिपेंड करेगा, ए पर। तो जब आप सी का प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे, सी का अमाउंट निकाल रहे होंगे, तो बी को कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, किसको यूज करेंगे। इसका लॉजिक समझ में आया कि क्योंकि सी का फॉर्म होना उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा जो पहले खत्म हो रहा है, क्योंकि उसके बाद तो सी फॉर्म होगा ही नहीं। तो खुलासा ये हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्वेश्चंस में अनोशे, अबीहा, फिजा, मानूर, ताहा, समीर, लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा आप उसको बेस बनाकर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करोगे। इतनी लॉजिक समझ में आती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस में हर रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिमिटिंग। तो जो कैलकुलेशन की जाएंगी, जो रेशियोज बनाए जाएंगे, वो सिर्फ किसको बेस करके बनाए जाएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को। यस, अब ये आया मेन सवाल। पहले मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ गया कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है उसमें 1 किलोग्राम ऑफ बी की कोई वैल्यू नहीं है, 1 किलोग्राम ऑफ ए की वैल्यू है अगर वो लिमिटिंग है। ये ऑनलाइन पे सबको समझ में आ गई? इधर से जवाब दे दो, क्या मर गए हो सारे के सारे? यस सर, समझ आ गई। समझ में आ गई जी बेटा, बोलो। नहीं, पहले तो एग्जांपल में कहा ए का भी 1 किलोग्राम है, बी का भी 1 किलोग्राम है। अगर ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो बी के 1 किलोग्राम की कोई वैल्यू नहीं। अब इसका सवाल, असल जो सवाल स्टूडेंट को होना चाहिए वो ये कि क्या वो बताएगा ये लिमिटिंग है? नहीं भाई, वो नहीं बताएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें पहला जो टारगेट बनेगा ना आपका, वो क्या होगा, सी कितना फॉर्म हो रहा है ये नहीं निकालना होगा, पहले निकालना होगा कि ए और बी में से लिमिटिंग कौन है। जरा समझना कि अब तक जो क्वेश्चन तुम कर रहे थे उसमें क्या होता था कि ए से तुम निकाल लेते थे सी कितना फॉर्म होगा। समझ में आ गई? क्योंकि डाटा ही आपको एक गिवन होता था। अब क्या है, जब आपने 1 किलोग्राम ऑफ ए भी आपको गिवन है, बी 1 किलोग्राम ऑफ बी भी गिवन है, तो पहले सी नहीं निकलेगा, पहले ये निकलेगा कि ए और बी में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन। बेटा नहीं सिखाऊंगा ना, हाउ क्या मतलब, किस बात की जल्दी हो रही है तुम्हें? क्या वो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता टाइम देके गया? अरे भाई नहीं सिखाऊंगा, अप्रोच तो बिल्ड कर। तो क्या काम है,
ये लॉजिकली समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट को मास फाइंड आउट करने पे भागना नहीं है, बल्कि पहले फाइंड आउट करना है कि ए और बी में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। वंस यू फाइंड दैट आउट देन यू यूज दैट रिएक्टेंट टू फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉजिक क्लियर हो गई? अब इसको करेंगे कैसे वो सैटरडे को सीखेंगे इंशाल्लाह। सैटरडे वाली क्लास में लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एक शॉर्टकट मेथड बताकर फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे।